This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कराची मरकज़ से मैं हूँ आपका मेज़बान खलील अहमद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आप और कारोबार। मसाइल की जब भी हम कहीं भी बात करते हैं तो सनअतकार सबसे पहले हाथ ऊपर करते हैं, कहते हैं कि जी पहले हमारी बात सुनें, क्योंकि हम जिन मसाइल से दो चार हैं हुकूमत कोई काम नहीं करती। बजट अनाउंस हुआ है, जो मराहत अनाउंस की गई हैं उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। बरामदात को बढ़ाना है, बरामदात आपकी कम हो रही हैं। रवा माली साल में तकरीबन $2 अरब की कमी अगर बरामदात में है तो इसका ज़िम्मेवार है कौन? मराहत अनाउंस होती हैं, क्या वो मिलती भी हैं नहीं मिलती? रिफ़ंड्स के हवाले से बात करते हैं तो मुख्तलिफ़ फिगर्स के एक्सपोर्टर्स कहते हैं कि जी 280 अरब रुपए से ज़्यादा के हमारे रिफ़ंड कई सालों से फंसे हुए हैं। तकरीबन 3 साल तो एक टाइम पीरियड है जो तकरीबन हर बंदा कहता है। अब अगर हम बात करें कराची की, तो कराची की जो 7 सनती जोन हैं, अब इन 7 इंडस्ट्रियल जोन की अगर हम बात करें, इनमें नंबर ऑफ़ यूनिट्स की बात करें तो साइट में तकरीबन कोई 3,500 यूनिट्स हैं। कोरंगी एसोसिएशन की बात करें तकरीबन 4,500 यूनिट्स हैं। नॉर्थ कराची की बात करें तकरीबन 2,200 यूनिट्स हैं। फिर फेडरल भी एरिया की बात करें तो वहाँ पे तकरीबन 2,000 यूनिट्स के करीब हैं। अब इतने बड़े लेवल पे कराची में जब सनती इलाके हैं तो इन सनती इलाकों के मसाइल के लिए कोई काम किया जा रहा है या नहीं? बरामदात कैसे बढ़ेंगी आपकी? पैदावार कैसे बढ़ेगी आपकी? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा कैसे मिलेगा? ये तो आपने कह दिया कि जी हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ 6.8% रही है रवा माली साल में। हमारी सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ 5.7% रही है रवा माली साल में। एग्रीकल्चर ने अगर अच्छा नहीं भी परफॉर्म किया तो सनती शोबे ने काफ़ी हेल्प आउट किया। और हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की अगर ग्रोथ देखें तो रवा माली साल में अभी तक तो तकरीबन 4.6% रही है, बहुत ज़बरदस्त। लेकिन क्या ये अगले माली साल में भी यही सिनारियो हम देखेंगे? जो बजट अनाउंस हुआ है उसका कोई इम्पैक्ट आएगा, उसका कोई असर पड़ेगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी सनत पे? ये तमाम इशूज़ हैं जिस पर हम बात करेंगे। इसी हवाले से आज में स्टूडियो में ज्वाइन किया है अब्दुल्ला आबिद साहब ने। आप सदर हैं फेडरल पी एरिया एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के। आबिद साहब प्रोग्राम में खुशामदीद करते हैं आपको। शुक्रिया। और आपके साथ तशरीफ़ फरमा है मोहम्मद हारून शमसी साहब, आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं फेडरल पी एरिया एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के। हारून प्रोग्राम में खुशामदीद करते हैं आपको। ये वेलकम। सबसे पहले ये बताइएगा आबिद साहब के मसाइल हैं या ख़त्म हो गए हैं, या हुकूमत ने आपको ख़ुद बुला के कहा कि देखें आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, गुर्बत में ख़ात्मे के लिए हमारी मदद कर रहे हैं, आइए हम आपकी मदद करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले खलील साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने प्रोग्राम में मदऊ किया। देखें, हुकूमत हमेशा कहती है कि ये इंडस्ट्री हमारी इंडस्ट्री है और हम इसको प्रमोट करेंगे और इस मुल्क से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, गुर्बत का ख़ात्मा करेंगे। तमाम वादे बेसिकली तमाम सियासी वादे होते हैं। जब हम ग्राउंड रियलिटीज़ की बात करते हैं, बजट की बात करते हैं और वो तमाम इक़दामात की बात करते हैं जिनसे इस इंडस्ट्री को पनपना है, तो वो हमें कोई नज़र नहीं आता। हम बजट की बात करते हैं, हम इस बजट को ले लें, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने डार साहब ने हमें इसाक डार साहब ने जो टेक्सटाइल सेक्टर को मराहत दी, जो मराहत इन्होंने हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को दी, वो उसका जो इम्पैक्ट इंडस्ट्रीज़ पे नज़र आना चाहिए। ख़ुसूसन कराची जो कि एक हब है इंडस्ट्रीज़ का, जो कि इस मुल्क को चलाता है, जो इतना रेवेन्यू जनरेट करके देता है, जो इस मुल्क के तमाम, मैं तो कहता हूँ, अखराजात उठाता है, उस पर कोई इम्पैक्ट नज़र नहीं आएगा। देखें, कराची के मसाइल, कराची के इंडस्ट्री के मसाइल बिल्कुल अलग हैं। आप देखें, जो चीज़ें मराहत को छोड़ें, जो इंटरनेशनली इम्पैक्ट आना चाहिए था फ्यूल प्राइसेस का, वो हमारी इंडस्ट्री की कॉस्ट पे अभी तक नज़र नहीं आया। हमारी बिजली की कॉस्ट आज भी, इवन टुडे, हमारी वो कॉस्ट नहीं आ रही। हमें जो फ्यूल इम्पैक्ट बिजली की कॉस्ट पे था वो नहीं आ रहा। हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट को चाहिए था कि जो मराहत कराची की इंडस्ट्री को, क्योंकि कराची की इंडस्ट्री आज मर रही है, आज इट इज़ डाइंग, बहुत मुश्किल हालात में है। क्यों? जो इनपुट प्राइसेस हैं, हमारी कॉस्ट प्राइसेस हैं, आप पानी ले लें, बिजली ले लें, कहीं पर भी हमें कोई ऐसा इम्पैक्ट इस बजट में नज़र नहीं आया। इन्होंने कोई ख़ास
इन्होंने तो एक एग्रीकल्चर को कहा कि जी एग्रीकल्चर को, क्या हम इंडस्ट्री वाले एग्रीकल्चर की तरफ चले जाएं, अपना सरमाया निकालें, बोलें जी ज़मीनें ले लें? ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा हो नहीं सकता। आप कराची की बात ले लें, हमारी इंडस्ट्री के अंदर जो हमारे पानी का मसला है इतना 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 जिसे कहते हैं कि ख़तरनाक प्रॉब्लम है, गंभीर है, कि अगर उसको फौरी हल ना किया गया। देखें, आपने कहा जी सेल टैक्स जी हम ज़ीरो उस पर ले गए हैं जी, रिफ़ंड नहीं आएंगे। अरे भाई मुझे बताएं, आप पानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को देंगे नहीं तो चलेगी नहीं, तो वो तो बात की बात है कि उन्होंने कोई इनवॉइस जनरेट करनी है या नहीं करनी। टेक्सटाइल सेक्टर इज़ ऑल अबाउट वाटर, इट्स ऑल अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब 2-4 चीज़ें हैं ना आपकी मिलती हैं तो काम आगे चलता है, ये नहीं हो रहा। दूसरा, एक बहुत मैं ज़ोर दे करके कहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक इसको बिलखसूस कराची की इंडस्ट्री को एक पैकेज देना चाहिए था। क्या एक बजट में ये कहते कि जनाब हम के इलेक्ट्रिक को हम सब्सिडाइज करेंगे कराची की बिजली को, ये देते, ये खुल करके के इलेक्ट्रिक को हुक्म देते कि जी ये सब्सिडाइज करें कराची की बिजली को। कराची के अंदर हालात, जो इंडस्ट्री इज़ डाइंग, अगेन मैं ये इसको एम्फेसिस करूँगा इस बात पे, ठीक है। ये के4 की बात करते हैं, के4 में हमें बताएं तो सही हो क्या रहा है। ये कहते हैं कि 2013 में कंप्लीट होना था, और अभी तक हम सिर्फ वो अभी ये 2018 ये 22 तक ले जाने की मुझे जो खबरें मिल रही हैं कि ये 2022 में कहीं जाके कंप्लीट होना है। और मैं तो कहता हूँ कि जब हम 2022 में पहुँचेंगे और ये कंप्लीट हो रहा होगा, हमें उस वक्त K6 चाहिए होगा, हमें उस वक्त K6 चाहिए होगा। आज सारा कराची का पानी, आप टैंकर माफिया को छोड़ दें, हमारे वाटर एंड सीवरेज बोर्ड में इतनी अहलियत नहीं है कि जो कैपेसिटी इस वक्त कींझर में है पानी देने की, और जो फिगर्स ये कहते हैं कि हम पानी ये खींच करके लाते हैं, उसका 50% ये ला रहे हैं। इनके पास वो बिजली जो इनको चाहिए उस पानी को कराची तक लाने के लिए, उसकी बिलिंग ये के इलेक्ट्रिक को 50% दे पाते हैं, और के इलेक्ट्रिक वो बिजली इनको भीख में देना नहीं चाहता, तो वो 50% बिजली देते हैं, वो उतना पानी उसको कराची को देते हैं, बाकी पानी तो ये पोर्ट कासिम में और ये कहीं समंदर में बाहर हैं। तो ये नाअहली हारून साहब कराची वाटर बोर्ड की है, हुकूमत सिंध की है, या कोई नाम बता दें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खलील साहब शुक्रिया आपका। बात यह है कि ये नाअहली ज़ाहिर सी बात है कि जिस तरह आपने अब ये एक और नया फोरम खड़ा कर दिया है यहाँ पे बात कहने के लिए। इसमें मामला ये है कि अभी हम देखते ये हैं कि कोई भी अच्छा अगर ऑफिसर आके बैठता है तो गवर्नमेंट उसको फ़ौरन ट्रांसफ़र कर देती है या उसको OSD बना देती है, उसको सज़ा मिलती है अपनी ईमानदारी की। बिल्कुल ऐसा ही है, ईमानदारी की सज़ा मिलती है। हमने रिसेंटली देखा कमिश्नर कराची को हटाया गया इसी वजह से, ठीक है, सिर्फ एक मिनिस्टर की आपस की बातचीत की वजह से उसको हटा दिया गया। तो ये सारे मामला जो हैं इस तरह से हम समझते हैं कि ये नाअहली अगर जाती है तो अरबाब इख्तियार यानी सिंध गवर्नमेंट और उसके ऊपर मैं कहूँगा कि हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर जाती है। और सिंध गवर्नमेंट का मामला यही है कि उनके पास इस वक्त कोई भी ऐसा काम नहीं है कि जो हम समझते हो कि उन्होंने कोई बेहतरी के लिए किया हो। जिससे हम देखते हैं कि कराची जो है विल कंटिन्यू विद दिस। फिर नाज़रीन हम बात करें कराची की सनत के हवाले से, वक्त ब्रेक का साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बात करें कि कराची में सनती शुबे को बढ़ावा देने के लिए हुकूमत वाकई कोई इक़दाम कर रही है या नहीं, इनके मसाइल के हवाले से कोई बातचीत होती है या नहीं, अगर बातचीत होती है तो उस पर कोई अमल दरामद होता है या सिर्फ बातें ही होती हैं, दावे ही किए जाते हैं? हारून साहब, बातें होती हैं, दावे होते हैं, अमल दरामद नहीं होता। बिल्कुल मैं आपकी बात से मुत्तफ़िक हूँ। और ये तो यानी कहते हैं ना लिप सर्विसिंग वाला जो मामला है, ये हमारी हुकूमतों का जो है ना एक ख़ासा रहा है। और ये आज से नहीं है, मैं समझता हूँ कि 1988 के बाद से मुख्तलिफ़ जगहों पे ऐसा ही मामलात रहे हैं कि अब हम इस चीज़ को जो सबसे पहले हम लेते हैं पानी की बात, हम उसको ऊपर ही आते हैं। उस पर हम रपास जो था वो ये था कि 2006 में K4 का प्रोजेक्ट बनना था जो तकरीबन 3.4 अरब रुपए के हिसाब से बनना था। और आज इस वक्त जिस वक्त हम बैठे हुए हैं और वो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इस वक्त हम तकरीबन 13 तकरीबन समझ 7-8 बिलियन या हो सकता है इससे प्लस ही हो, इससे माइनस में नहीं होगा, तकरीबन 10 अरब रुपए से ज़्यादा के करीब हम जो है मज़ीद ख़र्चा करेंगे। तो बात ये है कि लिप सर्विसिंग, और इसके ऊपर मैंने एक दफ़ा ये डिस्कशन की थी कि
मास ट्रांजिट सिस्टम के ऊपर भी यही हुआ कि मास ट्रांजिट सिस्टम बना, उसके लिए सारी चीज़ें तैयार हुई और फिर हम 1992 तक तकरीबन 3.5 अरब रुपए उसकी स्टडी पे खर्च करते रहे। यानी उसको ग्राउंड रियलिटी कहीं, ग्राउंड ब्रेकिंग कहीं नहीं हुई, अलबत्ता स्टडी पे हमने अलबत्ता पैसे खर्च कर दिए। तो हमारे समझ में आना चाहिए कि हुकूमतें और किस तरफ लेके जाती हैं, हमारा काम किस तरह करती हैं। साथ ही अब आप ये देखें, इसी को एक और लिप सर्विसिंग के ऊपर आ जाएँ कि वज़ीर इसहाक डार साहब तकरीबन 8 या 9 दफ़ा ट्रेड बॉडीज़ के साथ बैठ के मीटिंगें कर के और वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दे चुके हैं कि जनाब ये पेमेंट हो जाएगी आपको और आपके ये रिफंड्स निकल आएंगे और हम आपको यहाँ से पैसे देंगे, वहाँ से आज तक एक टिका पैसा किसी इंडस्ट्री को नहीं मिला इस मद में। हालांकि ये कहा गया था कि जनवरी 2016 में सबको मिल जाएंगे। जनाब वो पहले बात ये है कि ये बिल्कुल ऐसा ही है कि लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी इस साल तक, फिर उसके बाद महीने शुरू हो गए कि इस महीने तक ख़त्म हो जाएगी, फिर साल गायब हो गए। तो अब ये चंद दिनों में यही मामला हमारे साथ होगा कि सिर्फ महीने बताए जाएंगे कि जून में होगा, कब होगा इसका कोई इल्म नहीं होगा किसी को। तो ये वाकई हमारे साथ मुश्किलात में रही हैं कि लिप सर्विसिंग करते हैं और उसके ऊपर कभी भी उन्होंने हमें डिलीवर करके नहीं दिया उस मामलात को। अब्दुल्ला आबिद साहब, आप बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ फेडरल बी एरिया एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री, क्या खिदमात अंजाम देंगे अपनी इस एसोसिएशन के लिए जब आप कुछ कर ही नहीं सकते, जब हुकूमत कोई बात सुनती ही नहीं है? तो ये लोग जो आपके, जिन्होंने आपको इलेक्ट किया है, ये आपसे गिले शिकवे नहीं करेंगे? जनाब ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और यकीन माने कि सिर्फ़ और सिर्फ एक फायर फाइटर किसी हैसियत रह गई है। रोज़ाना सुबह जब पहुँचते हैं, एक कहीं आग लगी होती है, आग से मुराद कोई ना कोई मसला उलझा हुआ होता है, किसी गली की लाइन सीवरेज की चौक हुई होती है, वो बेचारा सर पकड़ के बैठा होता है। आपकी बात कर रहा हूँ, जब हारून साहब सदर थे तो मेरी इनके साथ बड़ी पुरानी दोस्ती है। तो एक दफ़ा इनके ऑफिस में 2 मिनट के बाद एक मसला, वो मसला हल करते हैं, फिर 2 मिनट के बाद एक और मसला। ये मुझे यही कहते थे कि खलील भाई, जब मैं किसी के पानी का मसला हल करता हूँ तो बिजली का मसला हल करता हूँ तो सिक्योरिटी का मसला हल करता हूँ तो टैक्सेस का मसला, मैं क्या क्या हल करूँ? ये बेचारे बड़े परेशान थे। देखिए, मसाइल से हम नहीं घबराते। देखिए, हम इस दुनिया में आए हैं मसाइल से निपटने के लिए, लेकिन अगर हमें गवर्नमेंट विल नज़र आए, हमें नज़र आए कि इस शहर के हुक्मरान जो हैं, इस सूबे के हुक्मरान जो हैं, वो इन मसाइल को हल करने में दिलचस्पी रखते हैं और मामला हल हो रहे हैं। देखें, पाकिस्तान हमेशा से मसाइल में जो है ना घिरा रहा है, ऐसा नहीं है, और आने वाले वक्तों में भी रहेगा। अल्लाह करे कि कम हो जाए, लेकिन वो विल नज़र नहीं आती। देखें, अगर मिसबाउद्दीन फरीद जिन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, वो कितनी दफ़ा आए, कितनी दफ़ा चले गए, और अब पता नहीं वो जाने के लिए गए हैं या किस लिए गए हैं। और वाटर एंड सीवरेज के मसाइल कब हल होंगे? क्या कोई ऐसा इनको आज तक कोई गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं मिला जो इनको हल कर दे, जो को बेहतरी की तरफ ले जाए? पानी के अंदर यकीन करें, मैं किंजर की तरफ बहुत जाता हूँ, पानी की कोई कमी नहीं है। हमारे अल्लाह ताला ने हमको इतने वसाइल से नवाजा है कि किंजर की सतह आज भी बुलंद है। हर साल उसका पानी जो है वो मज़ीद आगे आ रहा है, कि वो तो कहता है, अल्लाह ताला कहता है कि मेरे ज़ख़ीरे से लो पानी, हम लेने नाअहल हो चुके हैं। ठीक है, हमारे मसाइल आपस में ऐसे बन चुके हैं कि इलेक्ट्रिक कहता है कि जी मैं बिजली उतनी दूंगा जितने आप मुझे पैसे देंगे, पुराने डेट का क्या होगा? वाटर एंड सीवरेज कहता है आप देखिए, आप अपने किसी भी कस्टमर को देंगे प्रोडक्ट जब तक वो पैसे नहीं देगा। वाटर एंड सीवरेज के अंदर इतने मुलाजिमीन आ चुके हैं, वो कहते हैं कि जी हमारा बजट 80% तो तनख्वाहों में चला जाता है, 20% से हमने मेंटेनेंस करनी है, फ्यूल लेना है, 10 मसाइल हैं। तो उनसे कोई पूछे कि ओवर स्टाफिंग की क्यों, इसका कैसे हल निकलेगा? देखिए, अब ज़माना उस तरफ जिस तरफ जा रहा है, उस तरफ अब इन मसाइल के बगैर नहीं इंडस्ट्री चला सकते। एक नया प्रॉब्लम इस वक्त इंडस्ट्री को ये हम फेस कर रहे हैं, और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि ये तरमीम के बाद ये जो पावर्स सिंध गवर्नमेंट के पास आ रही हैं, जिस तरह लेबर है, ठीक है, ये पहले फेडरल गवर्न होता था, अब ये लेबर जो है डिपार्टमेंट ये सिंध के पास आ गया है। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर जो है, इसमें हमारे जितने सोशल सिक्योरिटी और ये वो, इन लोगों को ये महकमे पहली दफ़ा मिले हैं, उनको पावर्स पहली दफ़ा मिली हैं। जो अरबाब इख्तियार हैं वो समझ रहे हैं ये सोने की मुर्गी है, उसको आज ज़बा कर दें, आज ही ले लें। क्या बात कर दी आपने, क्या बात, और इससे फ़ायदा उठाओ। आप यकीन करें कि वो नोटिसेस जो साल बाद इशू होते थे, अब 6 महीने पे इशूज़ होते हैं। वो कहते हैं कि जी हमारे पास पावर्स हैं। अरे भाई, पावर्स आपको इसलिए नहीं दी गई कि आप इसका ये हाल कर दें।
यकीन करें कि आज ऐसा लगता है कि आपके ख्याल में इन लोगों का यही प्लान है कि जो बच्ची कुची इंडस्ट्री है उसको बंद कर दें? देखिए, इनको समझाने की ज़रूरत है, इनको समझाने की ज़रूरत है। हम जो है इस सूबे के हुक्मरानों के पास गए थे, 7 टाउन एसोसिएशंस गई थी, हमने इनको समझाया कि आप अपने लोगों को ये बात समझाएं कि इस इंडस्ट्री को लेकर चल रहे हैं। देखें, कोई हुकूमत तनहा एम्प्लॉयमेंट जैसे प्रॉब्लम पे बिल्कुल काबू नहीं पा सकती। बिल्कुल, अगर आप ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है इसको आपको इंडस्ट्री को पनपना होगा, इसको पनपने देना होगा। यही ये बोझ जो है ये ही अब्जॉर्ब करेगी, वरना नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। आप चाहे जो कुछ कर लें, आपके ये जो मसाइल हैं, देखें एक और बात कहता चलूँगा कि जो हमारे अनएम्प्लॉयमेंट के जो इश्यूज़ हैं, ये इंडस्ट्री अगर सिंध हुकूमत हमें ऑन बोर्ड ले ले तो मैं गारंटी करता हूँ कि ये वो सूबा है, ये वो शहर है कि जो इसको दिनों में ये मसला हल कर सकता है। दिनों में आप हमें वो हैसियत दे दें जिसके हम हकदार हैं, हम आपको आपके मसाइल हल करके देंगे दिनों में। चलें बता दें क्या पावर्स आपको चाहिए जिसके ज़रिए हमें सबसे पहले इस सूबे के जो वज़ीर आला हैं वो हमको एक खसूसी हैसियत दें। क्या चीज़? मंथली एवरी मंथ हमसे मीटिंग करें, ठीक है। हमारा पानी जो हमारा हक है वो हमको मिले, जो सालों से हमें नहीं मिल रहा। के इलेक्ट्रिक के साथ हमें बिठाएं। अब ये देखिए कैसा है कि जी सुबह और शाम लोड शेडिंग करते हैं, किसके लिए? कि जनाब वो अफ्तारी और सहरी करने वालों को तकलीफ़ ना पहुँचे। अफसोस से कहना पड़ता है वो तकलीफ़ वहीं की वहीं है और लोड शेडिंग हो रही है जगह पे। देखिए ना, वो मसला हल हुआ और हमें भी परेशान कर दिया। उसके अलावा जो पावर्स इनको फेडरल से मिली हैं, चाहे लेबर के हवाले से, वो हमारे साथ बैठें और हमारे मसाइल सुने। हमारी फैक्ट्रियों पे छापे ना मारें, हमारी फैक्ट्रियों के अंदर नोटिस दे के हमें हरासा ना किया जाए। छापे कौन मार रहे हैं हारून साहब? इसमें छापे मारने वाले लोग कौन लोग हैं? जाहिर सी बात है वो भी एक अम्ब्रेला में आते हैं। नहीं बताएं अम्ब्रेला के बारे में। मैं आपको वही बता रहा हूं। नहीं, वो अम्ब्रेला वो हमारे उनके नाम लेने पड़ेंगे। वो हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बोला कि ये अरबाब इख्तियार जितने हैं ये इन्होंने अपने इस पावर को अब्यूज़ करने की कोशिश की है। अब मैं इसमें आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि चंद दिनों पहले सेक्रेटरी लेबर जो हैं उन्होंने बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव लिया कि हर टाउन एसोसिएशन को बुला के पूछा कि कोई अच्छी बात जिससे कि हम सिस्टम को बेहतर कर सकें। तो हमारे यहाँ के जो क्या नाम है सब कमेटी चेयरमैन है लेबर के, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा यार सिंपल सा तरीका है, आप ऐसा करें कि बजाय इसके कि आप बंदे गिने ऐसा करें, परेशानी में आएँ, अपने बंदे आप भेजें, नोटिस सर्व करें। आप सिंपल हमारे टर्नओवर के ऊपर ना, जैसा वर्कर वेलफेयर फंड एक लगता है, इसी तरह से 0.2%, 0.3% आप लगा लें, ठीक है। ऑटोमेटिकली आपको हमारे चूँकि टोटल टर्नओवर के ऊपर आपको पैसे भी काफ़ी बड़े हुए मिलेंगे। और उसके अलावा आपकी जो परेशानियां हैं कि ये फंड्स कहाँ से जनरेट होंगे, वो जनरेट हो गए। आपकी जो पब्लिक है वो काम को बेहतर करने के लिए लगेगी। आपकी जो फोर्स है वो काम को बजाय इसके कि वो नोटिस सर्व करती रहे कंपनी जा के। तो अब मैं समझता हूँ कि मैंने जितनी बात की उसके ऊपर अब सेक्रेटरी अगर अच्छा काम कर सकता है तो ऑब्वियस मैं समझता हूँ कि फिर इसके ऊपर आ जाता है मिनिस्टर। उनको भी समझना चाहिए कि अगर इसी तरह से मामला लेबर के चलते रहे तो इंडस्ट्री वैसे ही फ्रस्ट्रेटेड है, मज़ीद परेशानी में आएंगे और फिर कहीं ऐसा ना हो कि मामला फिर हाथ से निकलते हुए ना दिखाई दें। यानी इंडस्ट्री बंद हो रही है या लोग, जब जाहिर सी बात है अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो शहर में भी बदनज़मी होगी। और खलील साहब मैं एक बात बताऊं, जितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं देखें उनकी जो डोरें हैं ना वो इस ज़मीन के साथ बंधी हुई हैं क्योंकि उनकी रोज़ी रोटी यहाँ से है, ठीक है। लेकिन जितने लोग हमारे ऊपर बैठे हुए हैं उनकी डोरें यहाँ से नहीं बंधी हुई, चूँकि उनकी रोज़ी रोटी यहाँ से नहीं है। उनकी रोज़ी रोटी जिन जगहों से है, उनके पैसे यहाँ से निकल के जहाँ जाते हैं, उनके पास वो जगहें हैं। लेकिन हम आपको ये बताएं कि हम इस गो के हम लड़ते रहेंगे। शायद जो ये आप बात कर रहे हैं लोगों को बड़ी पसंद आ रही होगी। हो सकता है, अल्लाह करे कि लोग जागें, अल्लाह करे कि लोग जागें। चूँकि अब टाइम सिर्फ सेफ इंडस्ट्री नहीं है, अब टाइम आ गया है सेफ कराची। ये हमें नई टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करना पड़ेगी, सेफ कराची, जिसमें हम देखें तो सिर्फ इंडस्ट्री वाला नहीं,
आम आवाम भी पानी के लिए परेशान है, सिर्फ इंडस्ट्री वाला नहीं, आम आवाम भी इलेक्ट्रिक के लिए परेशान है। और ये कई सालों से जी, आम आवाम नहीं, सिर्फ इंडस्ट्री नहीं, साल से सिर्फ इंडस्ट्री नहीं, आम आवाम भी जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए परेशान है। तो मतलब है कम्यूट है, हर चीज़ है, इसमें इंडस्ट्री अगर प्रॉब्लम फेस करती है तो ऑब्वियस आवाम भी फेस करती है। आवाम को खुद आगे आना पड़ेगा, उनको कहना पड़ेगा कि नाउ इट्स टाइम टू सेव कराची। और इंडस्ट्रियल जोन्स जो हैं वो अब इस बात को कह चुके हैं। हमारे साथ टाउन एसोसिएशन से उनके प्रेसिडेंट साथ बैठते हैं, वो कराची इंडस्ट्रियल फोरम के नाम से उन्होंने अपना फोरम भी बनाया हुआ है। उसके हिसाब से उन्होंने कहा है कि नाउ इट्स टाइम टू सेव कराची इंस्टेड ऑफ सेविंग जस्ट द इंडस्ट्री। तो अब टाइम है। तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के हवाले से धरने होते थे, प्रेस क्लब के सामने इंडस्ट्रियलिस्ट बैठ जाते थे, अब इस वक्त सिक्योरिटी के हालात कैसे हैं? सिक्योरिटी के हालात आप ये देखें कि मुझे लगता है कि आज हम नई दुनिया में बैठे हुए। ये मैंने बात इसलिए की क्योंकि लास्ट टाइम जब आपने हमें बुलाया था, आपसे बातचीत हुई थी, तो हमने सिक्योरिटी की बात पहले नंबर पे रखी थी। आज हम सिक्योरिटी से हट गए हैं चूँकि हम समझते हैं कि वो अपनी जानिब अपना काम कर रहे हैं और उसकी वजह से हम कुछ सिक्योर फील करते हैं। तो इस वजह से जो है ना, आज आप देखें आपने कोई सिक्योरिटी की बात नहीं की, प्रेसिडेंट साहब ने कोई सिक्योरिटी की बात नहीं करी, मैं भी आपसे कोई बात नहीं करूँगा, मैं बात करूँगा। एक मसला तो आपका हल हो गया ना? हाँ, एक मसला हम समझते हैं, तहफ़्फ़ुज़ तो आपको मिल गया। बिल्कुल, उस डिपार्टमेंट ने काम किया, हम उनको सराखों में बिठाते हैं, हम उनको अपने दिल से में बिठाते हैं, उन्होंने काम किया, हम उनके साथ हैं, ठीक है। और आज अगर अभी हुकूमत सिंध हमारा साथ दे, हमें ऑन बोर्ड रखे, तमाम चीज़ें, जैसे लेबर डिपार्टमेंट है उसमें हमें स्टेक होल्डर के तौर पे रखे, और वाटर बोर्ड है उसमें हमें स्टेक होल्डर के तौर पे रखे, क्योंकि हम रेवेन्यू जनरेट करके हुकूमत को देते हैं, सिर्फ सिंध हुकूमत को नहीं, हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं। 56%, 65%, यानी ये एक फिगर है। आप सोचें तो बकाया मुल्क क्या कर रहा है? बकाया मुल्क फिर कुछ भी नहीं कर रहा। तो इसका मकसद है कि हमें जो है, हमें जो जैसे प्रेसिडेंट साहब ने कहा, हमें हमारा हक दें, और हम आपको यकीन करते हैं, दिलाते हैं कि आप लोगों ज़्यादा नहीं, हम लोगों को डिलीवर करके देंगे, हम लोगों को डिलीवर करके देंगे, हम यहाँ की हुकूमत को डिलीवर करके देंगे। इन्होंने जितने मुआहदे किए 500 मिलियन, 600 मिलियन डॉलर के लिए, इन्होंने IMF से, वर्ल्ड बैंक से जो मुआहदे किए और जो उनको शर्तों के ऊपर इन्होंने काम किया, अगर वही हमें दे देते तो हम हो सकता है कि उसके 3 टाइम्स इनको करके देते। और ये बात इसहाक डार से 3 दफ़ा 4 दफ़ा हो चुकी, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर कभी हमारे उसके उनके क्या इंटरेस्ट है उनको मालूम है, हमें नहीं मालूम। नहीं, कुछ तो आइडिया होगा जब मुलाकात। बात ये कि अब हमें तो ये इतना ओपन है कि अब हमें बात करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, सबको पता होता है। पनामा लीक्स की हमें कोई ज़रूरत नहीं थी, हम सबको मालूम है, दुनिया में रहते हैं, हम इस शहर में रहते हैं, हम इस मुल्क में रहते हैं, हमें मालूम है कि क्या चलता है। तो इसलिए हमें किसी चीज़ की ज़रूरत, कहने की ज़रूरत नहीं होती, सबको मालूम है कि भाई जो पैसे हैं वो कहाँ से आते हैं और कहाँ जाते हैं। हम जो इंडस्ट्री की बात करते हैं, हम सिर्फ ये कहते हैं कि आप हमें हमारा हक दें और हम आपको वो डिलीवर करके देंगे जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा हमसे। वंडरफुल। अब्दुल्ला आबिद साहब, अब मुलाकातें भी आपकी हो गई, गपशप भी हो गई, खाने शाने चाय शाय भी हो गई और गुफ्तगू काफ़ी ज़्यादा हो गई, लेकिन मसाइल अगर हल नहीं हुए तब क्या प्लान क्या है आपका? देखिए, हमारा जो 7 इंडस्ट्रियल जोन्स का जो मुश्तरका प्लान है, वो तो ये प्लान है कि हम लोग किसी भी हद तक जाने से गुरेज नहीं करेंगे। मसलन उस पर आने से पहले कम से कम हम अपनी जो कोशिशें हैं वो उसको एक दूसरे सिमत में रखते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। हम लोग फेडरल गवर्नमेंट के साथ भी बैठे हुए हैं, हमारे जो कायदीन हैं, हम लोग सिंध गवर्नमेंट के साथ भी मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसका रिज़ल्ट नहीं आ रहा। अभी हम आगे चढ़ के पहले हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, हम लोग प्रेस क्लब जाने का इरादा रखते हैं। हम लोग किसी भी तरह उनके कानों में ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि देर ना की जाए मसाइल हल करने में, और ये मसाइल अगर हल ना हुए इसके बहुत देर पर बड़े ख़तरनाक नताइज जो है वो बरामद होंगे। देखें, हुकूमतें आवाम के वोटों से आती हैं और फिर उन्हीं की वजह से जा भी सकती हैं। अगर ये मसाइल हल ना हुए, ये अनएम्प्लॉयमेंट, देखें ये स्ट्रीट क्राइम्स लोग करते हैं। क्या ये रेंजर्स का काम है कि स्ट्रीट क्राइम के ऊपर इस तरह से करे? ये तो पुलिसिंग होनी चाहिए ना। देखें, उन्होंने शहर को अमन दे दिया, अब जो ग्रास रूट लेवल पे जो डिलीवर करना है वो पुलिस ने डिलीवर करना है। वो आप अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस करेंगे, ये तमाम मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। देखें, आप इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करेंगे, रोड जैम नहीं होगा, स्ट्रीट क्राइम्स कम होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर का शहर में ये हाल है कि हमारे एक रोड है जो कि
7000 रोड कहलाती है, फेडरल बीच इंडस्ट्रियल एरिया को न्यू कराची से मिलाती है। आप यकीन करें कि कोई बईद नहीं है कि आज उस पर कोई कंटेनर उलट जाए और उसके गाड़ी के नीचे कोई बच्चा आ जाए, उस कंटेनर के नीचे कोई गाड़ी आ जाए। यकीन करें अपनी मदद आपके तहत अब हम उसको जो है मेंटेन कर रहे हैं। हम जा के थक गए हैं डिप्टी कमिश्नर के पास, हम जा कर के उनको रो चुके हैं अपना रोना। कमिश्नर ईस्ट के पास, डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल के पास हम जा के थक चुके हैं। क्या कहते हैं? देखें वो फंड्स का रोना रोते हैं, वो कहते हैं जी हमने लिख करके दिया हुआ है। देखें उनका कसूर नहीं है, उनका बेबस हैं। लिटरली आप सोच नहीं सकते कि हमारे इलाकों में सॉलिड वेस्ट कितने अरसे के बाद उठाया जाता है, जो कि इनकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यकीन करें नोटिस हमें आते हैं, एनवायरनमेंट के बारे में नोटिस आते हैं। अरे सर आप हमें क्यों नोटिस कर रहे हैं? आप लगाएं ना प्लांट, सॉलिड वेस्ट का उसको ठिकाने लगाने का आपने प्लांट लगाना है। आपने जो पोल्यूटेड वाटर है उसको ठिकाने का वो आपने लगाना है, वो हमने थोड़ी लगाना है। वो जी सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ गया है तो ये इसका क्या करना है? अरे जी आपने करना है। आप तो उस साइट्स को जो कि इसी पे एक मिसाल दूं आपको कि हम सबको पता है कि भारत की जो चमड़े की इंडस्ट्री है बड़ी स्ट्रांग है, बड़ी एक्सपोर्ट होती है। बिल्कुल। वहाँ पे जिस शहर में चमड़े के हवाले से वो जो टैनरीज लगी हुई हैं, जो वेस्ट आती है बेसिकली, और फिर वो जो गंगा में जाती है बेसिकली, देखें हिंदुओं के लिए गंगा जो है ना एक बहुत ज़्यादा सैक्रेड रिवर है। अब हुकूमत भारत उस हवाले से गंगा को साफ़ करने के हवाले से बड़े लेवल पे काम कर रहा है कि ठीक है टैनरीज हैं, काम हो रहा है, वो इंडस्ट्री है, ज़ाहिर है उस इंडस्ट्री को तो आप बंद नहीं कर सकते, लेकिन आप इकदाम कर सकते हैं। ये इकदाम हुकूमती सतह पे होने चाहिए। बिल्कुल। आपको पता है कि गंगा दुनिया का सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड रिवर है, ठीक है। अब वो उस हवाले से काफ़ी काम कर, यानी हुकूमती लेवल पे नरेंद्र मोदी खुद कहता है कि जी इस हवाले से मैंने काम करना है, इसको क्लीन करना है, इसको साफ़ करना है, हुकूमत काम कर रही है। लेकिन यहाँ पे आपको नोटिस आते हैं जी, नोटिस आते हैं और वो इंडस्ट्री से चाहते हैं कि वो ये काम करे जो स्टेट का काम है। इंडस्ट्री का काम है ये काम करना। देखें मैं ये कहता हूँ कि आप इंडस्ट्री को, हम उनके साथ बैठने को तैयार हैं, हम उनको वसाइल दे सकते हैं, लेकिन अथॉरिटी वो है। देखें साइट्स को उन्होंने आइडेंटिफाई करना है, ये साइट्स भी मौजूद हैं। ऐसा ये आज से 25 साल पहले 30 साल पहले सारे काम होते थे, मशीनरी भी मौजूद है, लेकिन वो बंद है। अब बंद क्यों है वो उनसे पूछा जाए, ठीक है। इवन ग्रांट के तहत वो प्लांट्स मशीनरी आए, पोर्ट्स पे सड़ गए, नहीं लगा सके। देखिए ये अगर स्टेट अपना काम करे, कोई इम्कान नहीं है कि आपके ख्याल में ये जब मशीनें आती हैं पोर्ट पे गल सड़ी जाती हैं, इसकी वजूहत आपके ख्याल में क्या है? देखिए मेरे ख्याल में ये है कि एक तो सबसे पहले ये कोई प्लान नहीं होता। जिसका ब्रेन चाइल्ड है वो तो उसने एक आइडिया दिया और वो साहब फिर कहाँ गए कोई पता नहीं चला, ठीक है। जिस तरह आपको याद होगा कि जी ग्रीन बसेस कराची के लिए आई थी, उसका क्या हाल हुआ, ठीक है। वो नेमतुल्लाह खान साहब आए, उन्होंने इस शहर के लिए क्या क्या प्लान्स दिए, ठीक है। उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल ने कुछ प्लान्स को तो आगे लेकर गए। यानी आपके कहने का मकसद है कि एक हुकूमत को इकदाम करती है, जब दूसरी आती तो उस पर काम ही नहीं करती। बिल्कुल काम नहीं करती। ऐसे ही सोचिए वो ये पंजाब के हवाले से ही बेसिकली वो चौधरी परवेज़ इलाही ये कहते हैं कि जी मैंने दिल के अमराज का एक अस्पताल बनाया, अस्पताल बन गया है, तमाम चीज़ें रेडी हैं, बिल्डिंग हर चीज़ रेडी है, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही ये कहते हैं कि जी मैंने ये सब चीज़ें बना दी, लेकिन शहबाज शरीफ साहब इसके हवाले से बिल्कुल बज़िद हैं कि इसको नहीं चलने दें। देखिए पॉइंट स्कोरिंग है ना, कि पॉइंट स्कोरिंग है ना, वो देखिए पॉइंट स्कोरिंग है। वो ये कहते हैं कि मैं ये काम कर जाऊँ, ठीक है, तो नाम तो जी इफ्तिताह की तख्ती तो उनकी लगी हुई है, ठीक है ना, जिन्होंने स्टोन ब्रेकिंग सेरेमनी अटेंड की। ये तो कितना अलमिया है, ये अलमिया है इस आवाम के साथ। आप यकीन करें वो अब मैं ग्रीन बसेस का हवाला इसलिए देता हूँ, वो आज सड़ गई हैं बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद आप ये दोबारा से ये देखें, अब नवाज शरीफ साहब ने कराची के लिए जो दिया, मतलब हमारे मुंह में तो उन्होंने एक चमचा दे दिया। आप लाहौर का प्रोजेक्ट देखें, पिंडी का प्रोजेक्ट देखें, कितने खतीर सरमाए से वो पैसे किसके थे? वो पैसे पाकिस्तान के एक शहर कराची के इंडस्ट्रीज से हासिल होने वाले वसाइल से थे। 65% रकम। देखिए पूरे पाकिस्तान, ज़ाहिर है हम तो जब भी बात करेंगे अपने पूरे मुल्क की बात करेंगे,
चाहे वो कोई भी शहर हो, लेकिन हम ये कहते हैं कि यकसा लेवल पे होना चाहिए। देखिए यकसा लेवल, मैं कभी भी ये जो मेरी बात है ना, ये जो दर्द है, ये इसलिए है कि जब मैं कराची की बात जब मैं फेडरल एरिया की बात करता हूँ, मैं कराची की बात करता हूँ, जब मैं कराची की बात करता हूँ, पाकिस्तान की बात, बिल्कुल। जब आप कराची से हासिल होने वाले वसाइल के बिना पर इस पाकिस्तान को रन कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या ये ज़रूरी नहीं है कि उसको कुछ लौटाया जाए ताकि वो और मज़ीद पैदा करे? मुझे खुशी होगी कि कराची से इंडस्ट्री और मज़ीद, अगर आज फॉर एग्जांपल 100 बिलियन रुपीस दे रही, फॉर एग्जांपल वो 200 क्यों ना दे, वो अगर उसमें ये बढ़ावा आएगा तो ज़ाहिर है रेवेन्यू बढ़ेगा। अच्छा हारून साहब ये बताएं कि अगर हम देखें नंबर ऑफ़ यूनिट्स की, तो फेडरल बी एरिया में अगर 2000 से ज़्यादा यूनिट्स हैं, तो देखिए कितनी फैक्ट्रीज़, कितनी एम्प्लॉयमेंट होगी अगर उनके मसाइल को हल नहीं करेंगे। या फिर कोरंगी में अगर 4500 यूनिट्स हैं, कराची का सबसे बड़ा अगर हम इंडस्ट्रियल जोन की बात करें तो वो तो कोरंगी एरिया ऑफ एसोसिएशन है ना। तो अगर काटी की बात करें या फिबाटी की बात करें या इसी तरह नॉर्थ कराची वगैरह की बात करें, साइड की बात करें, तो इनके मसाइल अगर हल नहीं होंगे तो नुकसान तो अल्टीमेटली आखिर में हुकूमत का ही होगा ना। नहीं, उनका हुकूमत का नहीं होगा ना। वो बजट खसारा पूरा कर लेंगे बैरूनी इमदाद से। अच्छा, तो आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए और मुझे भी अंदाज़ा हो जाना चाहिए इस चीज़ का कि जब वो सारे मामलात बैरूनी इमदाद से वो अपने खसारे पूरे कर लेंगे तो उनको क्या प्रॉब्लम, कर्जों के बोझ तले आवाम से कि एक दिन आएगा, एक दिन आएगा कि आप और हम जो है ना वो कपड़े भी गिरवी वाले पहनेंगे, आप और हम गिरवी रखे हुए होंगे। तो अभी है ना मकरूज, तकरीबन हर पाकिस्तानी 1 लाख रुपए से ज्यादा का मकरूज है, यानी जो बच्चा पैदा होता है वो मकरूज ही पैदा होता है। तो इसमें मैं आपने जो बोला, मैंने इसीलिए आपको बताया कि वो तो बजट खसारे से पूरा हो जाएगा ना, वो तो कोई मसला नहीं है, बैरूनी इमदाद मिलेगी, पाकिस्तान के पास एसेट्स बहुत हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो सब यूज़ हो जाएंगे। एक दिन आएगा कि आप और हम जो है, जिस तरह पहले हम नाइजीरिया को देखते थे कि उनका सेकंड बिगेस्ट प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल, और उनके लोग जो हैं 300 गाड़ियाँ 400 गाड़ियाँ एक पेट्रोल पंप पे लगी हैं पेट्रोल। तो आज हम देख रहे हैं यही हाल। वीट लेना हो तो वो हमारे यहाँ की प्रोडक्शन है, यूटिलिटी स्टोर पे जाके देखें वहाँ लड़ाइयाँ हो रही होती हैं। आपको शुगर लेना हो वो आपके यहाँ का प्रोडक्ट है और आप रो रहे होते हैं। गैस लेनी हो तो उसके रेट इतने हाई होते हैं कि आपको मतलब सोच भी नहीं सकते हैं कि मैं उसको कितना इस्तेमाल करूँ। इलेक्ट्रिक आपके पास यानी हाइडल के मौके मौजूद हैं लेकिन हम उसको इस्तेमाल नहीं करते। तो मतलब हुकूमत को कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे हैव देयर ओन माइंडसेट कि भाई जो खसारा होगा वी विल इंशाल्लाह कवर इट अप, वो हो जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान के पास एसेट्स बहुत हैं, पाकिस्तान के पास खलील अहमद लोग मौजूद हैं, पाकिस्तान के पास अब्दुल्ला आबिद मौजूद हैं गिरवी रखवाने को, हो जाएगा। दे आर एसेट्स, दे कैन बी यूज्ड टू गेट द मनी फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक और IMF, तो कोई मसला नहीं है, उनका खसारा पूरा हो जाएगा। हाँ, परेशानी आएगी खलील अहमद को आएगी, परेशानी आएगी अब्दुल्ला आबिद को आएगी, परेशानी आएगी हारून शम्सी को आएगी, क्योंकि हम लोग इस मिट्टी से बंधे हुए हैं और हमने यहीं रहना है। जी जनाब, जीना मरना हमारा इस धरती के साथ। जी जनाब, तो इसलिए हमारे ऊपर कोई ऐसा मामला नहीं है, वो आप उससे परेशान ना हो, दैट्स ओके। आप उससे परेशान हो कि वो क्या करेगी। हाँ यार, एक दो चीज़ें अब मैं आपको बताऊँ, हम माज़रत के साथ आपकी बात काट रहा हूँ। एक्चुअली हम जो है ना, जो मौके जो टाइम देख के है ना, वी हैव बिकम अ रेजिलिएंट नेशन, ठीक है। और हम समझते हैं कि हर वक्त हम मेहनत करेंगे, लगे रहेंगे, जुस्तजू रखेंगे तो इंशाल्लाह हम कवर अप कर जाएंगे। अल्लाह मियाँ हमें कवर कराएंगे, क्योंकि हमने लॉ एंड ऑर्डर में पहले हम समझते थे कि शायद कुछ नहीं हो सकता, आज हम देखते हैं कि हो गया, ठीक है। इंशाल्लाह हम अपनी काम करते रहेंगे, हम अपनी मेहनतें लगाए रखेंगे, ठीक है ना। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है, मुझे आम लोग भी कहते हैं कि जी एक वक्त था कि हम दिन के वक्त किसी ATM जाते थे तो डरते थे, आज हम रात के 12 बजे भी ATM चले जाते हैं, पैसे निकालते हैं, डर खौफ नहीं, सच नहीं है बेशक। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है, मैंने इसीलिए कहा ना कि मेहनत हुई, अल्लाह मियाँ ने उसका हमें फल दिया, इंशाल्लाह हम इसके पीछे लगे रहेंगे और इंशाल्लाह अल्लाह मियाँ हमें कोई अच्छी हुकूमतें भी देंगे। और बाकी जैसे प्रेसिडेंट साहब ने कहा, तो हुकूमतें आती हैं तो हुकूमतें जाती भी हैं, और इंसान अगर पैदा हुआ है तो इंसान मरेगा भी, लेकिन उसको ये समझ लेना चाहिए कि मैं क्या डिलीवर करके जाऊंगा जो मेरे पीठ पीछे, मुंह पे नहीं, फिर मैं कहूँगा मुंह पे नहीं, पीठ पीछे तारीफ करेगा कोई आदमी। अच्छा देखिए, कराची से कोई 135 किलोमीटर के फासले पे ये हैदराबाद की ड्राई पोर्ट, वो डिसफंक्शनल पड़ी हुई है। चलें यहाँ के मसाइल की अगर हम बात करें, हम पोर्ट्स की बात करते हैं, अब उस हवाले से वो जो कोटली से और फिर वहाँ पे देखें आप, अगर हम अंदरूनी सिंध की बात करें
तो बहुत सी चीज़ें हैं जो हम दुनिया भर को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये सूबा, ये मुल्क एक्चुअली एक बड़ी नेमत है जिसको शायद हम पहचान नहीं रहे। इस मुल्क जैसा मुल्क शायद ही कोई मुल्क हो, ये इतनी ज़्यादा पोटेंशियल को हम पहचान नहीं पा रहे, इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, इसके लिए कुछ कर नहीं पा रहे। हैदराबाद के हवाले से जो अभी हम प्रोग्राम से पहले भी बात करते हैं, ये जो डिसफंक्शनल ड्राई पोर्ट है बेसिकली, वहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है, स्टोरेज फैसिलिटीज़ ऐसा सच नहीं है, वो कार्गो हैंडलिंग फैसिलिटीज़ ऐसा सच नहीं है। किस तरफ जा रहे हैं हम? देखिए वो वही बात है। आप सियालकोट की एग्जांपल ले लें। सियालकोट जो है नॉन ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स में दुनिया का तकरीबन हर ब्रांड कर रहे हैं वो लोग, और माशाल्लाह से इस तरह से कर रहे हैं कि वो हमारे लिए तोरा इम्तियाज़ हैं। बेशक, ठीक है। और ऐसा कोई शहर हम क्यों नहीं पैदा कर सके इस सूबे सिंध में। हैदराबाद जो कि कोटरी इंडस्ट्री एक हमारे इस सूबे की एक बड़ा इंडस्ट्रियल जोन था, ठीक है। नूरियाबाद तो कहना चाहिए दोबारा आबाद हो गया, लेकिन कोटरी का हाल बुरा है, ठीक है। मसाइल फिर वहीं आ जाते हैं कि उस इंडस्ट्री को जो वहाँ मौजूद है उसको रिवाइव करने के लिए वो इक़दाम क्यों नहीं किए। जिस तरह आप ये ड्राई पोर्ट की बात कर रहे हैं, सियालकोट का आप हाल देखें, ड्राई पोर्ट ऐसा अज़ीमुश्शान चल रहा है। आप सियालकोट का एयरपोर्ट देखें जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंड से बनाया गया 50%, और वो कहते हैं कि सियालकोट ने खुद बना लिया। ऐसा नहीं था, उस पूरे पाकिस्तान का सरमाया था जो उनको आधा खर्च किया गया, वो हमारे कोटरी शहर को नहीं दिया जा रहा, वो हमारे हैदराबाद के ड्राई पोर्ट को नहीं दिया जा रहा, उसको फंक्शनल नहीं किया जा रहा। देखें ये जो छोटे छोटे हब होते हैं ना, छोटे छोटे शहर, सखर हो गया, हैदराबाद हो गया, इनमें पोटेंशियल मौजूद बहुत होता है। आप मैंगो की इतनी बड़ी एक्सपोर्ट कोटरी से हैंडल कर सकते हैं, हैदराबाद से हैंडल कर सकते हैं। आपकी सोच होगी, बिकॉज आप कराची को क्यों उस बोझ तले लाना चाहते हैं, क्यों आप हर काम कराची से कराना चाहते हैं। आप हैदराबाद से लें ना, आपके पास ड्राई पोर्ट मौजूद है, फैसिलिटी दें, सारा आप सिंध का आम वहीं से आएगा, एक्सपोर्ट होगा, ठीक है। और हमारे पास ये पिछले 2-3 साल मौजूद थे, 3 साल से हम लोग मैंगो एक्सपोर्ट के अंदर मौजूद हैं। एक हमारा प्रोडक्ट है, हम दुनिया पे राज कर सकते हैं, और हमारे पास मौके मौजूद थे, इंडिया के पास नहीं थे। इंडिया पिछले 2 साल से प्रॉब्लम में रहा, पाकिस्तान का आम जा रहा था। आप हैदराबाद से हैंडल करते, इन्होंने साल क्यों नहीं फंक्शनल किया उसको। क्या हर ट्रक ने कराची के इन रोड्स पे आना है, हर इस रोड को इस्तेमाल करते हुए आना है, हर सिग्नल को इस्तेमाल करते हुए जाना है, क्या इसी ट्रैफिक जाम रखना है हमने। तो ये सोच बदलने की ज़रूरत है। सीपैक बनने जा रहा है, चाइना आपके दरवाजे पर है, इंडस्ट्री को इतना बड़ा थ्रेट मौजूद है, उनकी इतनी प्रोडक्ट्स आ जाएंगी, ठीक है। और इतने इंडस्ट्रियल जोन जो वो चाइनीज़ अब आ रहे हैं, सीपैक आपके लिए नहीं, हमारे भी बेसिकली ये जो बल्कि साइट्स भी आइडेंटिफाई हो चुकी हैं। देखें ये अपॉर्चुनिटी भी है, ये थ्रेट भी है। थ्रेट इसलिए तो हर जगह होती है ना, देखिए हर जगह कोई भी काम करेंगे आप, कोई भी काम करेंगे, लेकिन आप उस थ्रेट को ओवरकम कैसे करेंगे, दैट इज उसको एड्रेस करेंगे, दैट इज अ पॉइंट। आप उसको एड्रेस करेंगे, एड्रेस कैसे करेंगे। अरे आप अपने शॉर्टकमिंग्स को दूर करें, आप अपने टैक्सेशन के निज़ाम को सही करें, बिल्कुल, आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करें। जो लोग आज से, अगर मेरे वालिद साहब ने यहाँ पर 60s में इंडस्ट्री लगाई, ठीक है, आज क्या ज़रूरी नहीं है कि इसी ट्रेंड को आगे बढ़ाया जाए और इतना मौके को इतना सहल बनाया जाए और इतना आसान बनाया जाए कि मेरा बेटा भी इस इंडस्ट्री में आगे। मैं तो सोचता हूँ कि वो पाकिस्तान में रहे ना, वो तो कनाडा चला जाए। कुछ सनअतकार तो मेरे साथ बैठते हैं, वो कहते हैं कि खलील साहब, हम ये सोच रहे हैं कि हम अपने बच्चों को अब कारोबार में नहीं लाएंगे। हमारे बच्चे कहते हैं कि हमने ये कारोबार नहीं करना, फैक्ट्रियाँ नहीं चलानी, हमने आराम से किसी कंपनी में जॉब करनी है, सुकून से रहना है, क्योंकि ये दर्द, हर रोज़ का जो सर दर्द है ना, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि इतनी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस को हमें हर रोज़ मुंह देना पड़ता है। यकीन करें, आप सोचें 42 गैस जो है, मैं आपका एक यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहूँगा। एक फैक्ट है कि गैस जो है वो सूबे की पैदावार है। अब बलूचिस्तान से हमारा दारोमदार हटता चला जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह सिंध इस वक्त तकरीबन आई बिलीव 70% गैस कंट्रीब्यूट कर रहा है। तरमीम के बाद अब सूबे के वसाइल पर पहला हक उस सूबे का है, ठीक है। सैटरडे संडे, या मेरे ख्याल से संडे हमारे यहाँ गैस की लोड शेडिंग है। क्यों है हमारे यहाँ? इफ्तार के वक्त, कल इफ्तार के वक्त लोड शेडिंग थी गैस की और लोग परेशान थे। क्यों है? पे टिकर भी चले। क्यों है गैस की लोड? हमारे यहाँ तो होनी नहीं चाहिए।
मतलब जब एक असूल वज़ा कर दिया गया, जब एक प्रिंसिपली हम एग्री हो गए एक बात पे, तो क्यों है इस गैस की लोड शेडिंग? पॉइंट मतलब आप सोचें कि हम मसाइल को हल, पहले तो हम मसाइल को हल नहीं कर रहे, अगर किसी मामले पे कोई पॉलिसीज़ बना भी देते हैं उस पर अमल नहीं कर रहे, और अगर अमल कर रहे हैं तो वो इतना बेढंगा अमल कर रहे हैं कि वो जो उसका समर मिलना चाहिए या जो प्रॉब्लम आप सॉल्व करने जा रहे हैं वो हल ही नहीं हो रहा। यही एक मसला है कि अगर हम प्रॉपर तरीके से प्लानिंग अगर करते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से भी काम करें तो बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं। अब्दुल हाफिज़ साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम कि आप तशरीफ़ लाए। लेकिन नहीं, आपसे 1 मिनट लूँगा मैं, 1 मिनट, और वो ये कि यहाँ से आपके चैनल के थ्रू हम और तमाम लोगों को बताना चाहते हैं कि भाई ये जो सिलसिला है अच्छे ऑफिसर्स को हटाने का, इसको ख़त्म किया जाए और सेफ़ कराची ये नई टेक्नोलॉजी लेकर आएँ, ताकि कराची की आवाम, कराची की इंडस्ट्री, ये अगर ये बचेंगे तो समझ लें पूरे पाकिस्तान की बचत होगी। बहुत शुक्रिया आपका। वेल नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान खलील अहमद और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।